हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक, बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर की बात करेंगे। पूरी चैप्टर में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस रेट से हो रहा है, उस रेट को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं और उसकी कुछ मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि। तो रेट का मतलब क्या होता है? सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो स्पीड, जैसे कोई कार या कोई गाड़ी या किसी ट्रेन की स्पीड की हम बात करते हैं, चाल। समय के साथ उसके वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ हो सकता है उसका वेग क्रमशः घट रहा हो या हो सकता है उसका वेग क्रमशः बढ़ रहा हो। तो उसकी वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात चली गई दूरी बटे समयांतराल। निश्चित कोई समय अंतराल लेते हैं और उस समय अंतराल में कितनी दूरी उसने तय किया, उसी को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम चाल कहते हैं। तो जब कभी भी दर शब्द आता है, रेट की जब भी बात की जाती है, तो समय गुजरने पर उसमें क्या चेंज आया है, समय बीतते जाने पर उसकी मात्रा में, उसकी चली गई दूरी में क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, उसी को हम रेट कहते हैं। जैसे रुपए पैसे में कहीं पे मूलधन लगाया गया है, तो निश्चित समय बाद, कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद उसके अमाउंट में कितना परिवर्तन आया, तो उसको कहते हैं दर। चली गई दूरी, निश्चित समय के बाद कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके कहते हैं वेग में परिवर्तन, अर्थात चाल। वैसे ही हम हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, निश्चित समय अंतराल के बाद उसके सांद्रता में परिवर्तन को हम देखेंगे। दो अभिकारक को हम क्रिया करा रहे हैं या एक ही अभिकारक से कोई दूसरे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अभिकारकों से उत्पाद बनने में निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है या उत्पाद की सांद्रता में कितना वृद्धि हो रहा है। क्योंकि अभिकारकों से उत्पाद बनता है, तो अभिकारकों की सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो यही होता है दर। तो दर की परिभाषा क्या हो गई? इकाई समय अंतराल में या इकाई समय में या निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का दर कहलाता है। तो अभिक्रिया का दर हम लोग इसमें देखेंगे, का दर। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो देखिए, समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के आधार पर यदि हम देखें तो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हमें देखने को या पढ़ने को मिलता है। पहला होता है अत्यंत धीमा गति से चलने वाला मंद अभिक्रिया, जैसे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया महीनों सालों तक चलते रहता है। और शराब की फैक्ट्रियों में, वाइन फैक्ट्रीज में क्या होता है, अंगूर हो चाहे सेब हो चाहे चावल हो, उससे सालों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसमें से जितने भी ग्लूकोज फ्रक्टोज हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सब कैसे हो जाते हैं, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये भी सालों महीनों तक चलने वाला अभिक्रिया है। तो इस तरीके से सालों और महीनों तक चलने वाली अभिक्रियाओं को अत्यंत मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं के लिए हमें रेट निकालने का कोई फायदा नहीं है।
ऐसे अभिक्रियाओं का रेट निकाल तो सकते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इतना धीमा चलता है कि उसके रेट से अध्ययन करके क्या मिलना है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अत्यंत मंद गति से होने वाले अभिक्रियाओं के रेट पर भी हम बात नहीं करेंगे। और दूसरे प्रकार होता है अत्यंत तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं, एकदम फास्ट रिएक्शन, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, फटाक से रिएक्शन होने लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराए तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, सेकेंड के भीतर, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप माइक्रो सेकेंड में तुरंत मिलाते ही मिल जाता है। तो ये आयनिक अभिक्रिया होते हैं जो अत्यंत तेज गति से होते हैं, माइक्रो सेकेंड में हो जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं का रेट हम निकाल ही नहीं पाएंगे, चाहें तो ऊपर भी रेट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस पूरे चैप्टर में ऐसे अत्यंत तीव्र गति से होने वाले आयनिक अभिक्रियाओं का भी हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, उनके रेट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो तीसरी प्रकार की अभिक्रिया हो गया जिसे हम कहते हैं मध्यम गति से चलने वाली अभिक्रिया, मॉडरेट स्पीड पर चलने वाली अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया होते हैं आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। तो आणविक अभिक्रियाओं में ही हम अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। इन्हीं आणविक अभिक्रियाओं पर ही हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं ये आणविक अभिक्रियाएं होते हैं सभी सभी, जैसे N2+3H2 से हमारा अमोनिया बन रहा है। इसी तरह से H2+Cl2 से HCl बन रहा है। या ईस्टर का हम जल अपघटन कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं जो आणविक अभिक्रियाएं हैं। तो इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर का अध्ययन करेंगे। ये क्यों मॉडरेट रेट से चलते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन में कुछ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन में बॉन्डिंग है। अब इनका बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का नया बॉन्डिंग होगा और अमोनिया बनेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन के बीच का बंध टूटेगा, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ेंगे तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड टूटने और बॉन्ड के बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये अभिक्रियाएं ना तो अत्यंत तीव्र गति से होती हैं और ना ही अत्यंत धीमा होती हैं। तो ऐसे अभिक्रियाओं के रेट का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया किसी भी आणविक अभिक्रिया की दर के लिए एक परिभाषा। अब इसको हम फार्मूला के रूप में देखेंगे। किसी भी अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, उसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कितना परिवर्तन आ रहा है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अभिकारकों की सांद्रता हमेशा घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाती है। तो हम लिखते हैं अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समयांतराल। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन लेते हैं, ए और बी दोनों को क्रिया कराएंगे और सी तथा डी बनने वाला है। तो जैसे ही हम ए और बी को मिलाएंगे तुरंत एकदम से तो बनने वाला है नहीं, आयनिक रिएक्शन जैसे फास्ट होने वाला नहीं, थोड़ा टाइम लेगा और उसके कुछ समय बाद यहाँ सी बनेगा और डी बनेगा। तो यदि हम इस प्रकार के कोई भी एक रिएक्शन का रेट जानना चाहें, इनमें से चारों में से किसी एक के सांद्रता परिवर्तन को यदि हम निकाल लेते हैं तो वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वही इस अभिक्रिया का दर कहलाता है। अभिक्रिया का दर निकालने के लिए हमें चारों में से किसी एक की सांद्रता परिवर्तन को निकालना पड़ेगा।
क्योंकि ए जिस रेट से गायब होगा, जिस रेट से लुप्त होगा, उसी रेट से बी भी लुप्त होगा, और जिस रेट से जिस समय में जितने समय में ये दोनों खर्च होंगे उसी समय यहाँ पर सी भी दिखाई देने लगेगा और डी दिखाई देने लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारकों के लिए लिखते समय हम ऋणात्मक लिखते हैं और उत्पाद के लिए लिखते समय हम उसको धनात्मक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट यूज करेंगे, ROR लिखेंगे ताकि टाइम बचे और आसानी से समझ में आ जाए। रेट ऑफ रिएक्शन, तो यदि हम ए के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, और इसका जो रेट होगा वही या तो हम बी के रेट से निकाल दें, ये इसके बराबर होगा लेकिन ऋणात्मक होगा, या सी के रेट को निकाल दें, मतलब सी के सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल ये धनात्मक में लिखा जाएगा, या डी के सांद्रता परिवर्तन को निकाल लीजिए। किसी एक की सांद्रता परिवर्तन या किसी एक के रेट को निकाल देने से हमें पूरे समीकरण का रेट पता चल जाता है। अब ये दोनों अभिकारकों के लिए रेट में ऋण चिन्ह लगाए जाते हैं। क्यों, जरा इसको समझिए। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती चली जाएगी। इन दोनों के अभिक्रिया से सी और डी बन रहा है, दोनों की सांद्रता समय के साथ हमेशा घटती चली जाएगी। तो यदि हम एक समय अंतराल में लें तो अंतिम सांद्रता और ऋण पहले की सांद्रता, यदि हम ये जो लिखते हैं हम लोग डेल चिन्ह जो होता है वो परिवर्तन दिखाता है, तो इसका ये हो जाएगा ए की सांद्रता फाइनल मतलब मान लीजिए 5 से 10 मिनट के बीच का अंतराल देख रहे हैं तो 10वें मिनट में इसकी सांद्रता कितनी है, और ऋण 5वें मिनट में प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता हमेशा कम रहेगा क्योंकि घटते जा रहा है, तो अंतिम सांद्रता कम रहेगा और प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा रहेगा। और सम परिवर्तन इसी तरह से निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं तभी वो चेन इन कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अंतिम वाला हमेशा छोटा होता है, इसका वैल्यू छोटा होगा और प्रारंभ वाला हमेशा बड़ा होगा। इस केस में सांद्रता चूंकि समय के साथ घटते जा रहा है, तो जब भी हम आखिरी किसी एक टाइम से प्रारंभ की सांद्रता को घटाएंगे तो अंतिम वाला छोटा वैल्यू बचा है, कम बचा है, और शुरू में ज्यादा था तो कम में ज्यादा को घटाएंगे तो वो ऋणात्मक आता है। ये हमेशा क्या आ जाएगा हमारा ऋणात्मक। लेकिन रेट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, रेट हमेशा धनात्मक होता है, दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा आएगा, जो मैथमेटिक्स में घटाएंगे, ये नंबर्स में यहाँ पर ऋण आएगा, लेकिन चूंकि दर ऋण नहीं होता तो इस ऋण वाले मान को धन करने के लिए हम एडिशनली एक ऋण चिन्ह सूत्र में लगा देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमको धनात्मक प्राप्त हो। अंतिम सांद्रता छोटा होता है, प्रारंभिक सांद्रता बड़ा होता है, तो इन दोनों का अंतर नेगेटिव आता है, लेकिन रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, धनात्मक ही होता है। तो उसको धनात्मक करने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए यहाँ पर एक ऋण चिन्ह और लगा दिया जाता है ताकि ये ऋण और ये ऋण मिलकर के धन बन जाए। ठीक है। और कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होता है या समझने के लिए, चूंकि इनकी सांद्रता में कमी होता है तो कमी को दर्शाने के लिए ऋण लिख देते हैं, ऐसा भी बोल दिया जाता है, लेकिन उसका मैथमेटिकली वैल्यू है, ऋण को धन बनाने के लिए ऋण चिन्ह लगाते हैं। और चूंकि सी और डी अर्थात उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ते चली जाएगी तो अंतिम सांद्रता ज्यादा रहेगा
प्रारंभ की सांद्रता कम रहेगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये ऑलरेडी धन ही प्राप्त होता है, तो इसलिए इनमें से किसी प्रकार के और धन चिन्ह लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए लगा दिए। ये ऑलरेडी यह वाला रेट हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो इस पूरे समीकरण के रेट को जानना है तो किसी एक की रेट को निकाल करके हम पूरे रेट को समझ सकते हैं, क्योंकि जिस दर से ए खर्च होगा उसी दर से सी बनेगा, जिस दर से ए खर्च होगा उसी दर से बी भी खर्च होगा, उसी दर से सी दिखाई देगा, उसी दर से डी दिखाई देगा। जिस समय के अनुसार जितना ए गायब होगा उतना बी गायब होगा, उसी समय उतना ही सी और उतना डी दिखाई देने लगेगा, बनने लगेगा, बनेगा। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से एक एक मोल वाले अभिक्रिया का रेट इस तरह से लिखा जाता है। अब यदि इनके मोल्स अलग अलग हैं, यदि इसका मोल 2 है और ये हमारा मान लो बन जाता है 3, ये हमारा बन जाता है मान लो ये रहता है मान लीजिए 4, तो 2 मोल ए और 4 मोल बी की जब क्रिया होती है तो 3 मोल सी बनता है और 1 मोल डी प्राप्त होता है। तो ऐसे जब मोल्स अलग अलग हों तब रेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिए, अभिक्रिया को थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो जिस समय ए के 2 मोल खर्च होंगे, गायब होंगे, लुप्त होंगे, उसी समय बी के 4 मोल खर्च हो रहे हैं और उसी समय ठीक सी के 3 मोल दिखाई दे रहे हैं या 3 मोल बन रहे हैं और डी के 1 मोल बन रहे हैं। तो जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, चूंकि सभी अभिकारकों और उत्पादकों की रेट एक ही होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 मोल गायब हो रहा है, यहाँ पर आप 2 मोल लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर 4 मोल बी कहते हैं, 4 मोल लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ देखिए। अर्थात इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण से समझा रहा हूं। 2A की सांद्रता और उसका समय अंतराल, 4B की सांद्रता और उसमें समय अंतराल, 3C की सांद्रता है और उसमें समय अंतराल है और D का 1 मोल है और समय अंतराल है। जैसे ही इसके 2 मोल गायब होते हैं, कहने का मतलब ये हो रहा है कि 2 मोल ए के निकलेगा, 4 मोल बी के निकलेंगे, तो 3 मोल सी के बनेंगे और 1 मोल डी के बनेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है उसको ये समझना है कि उतना उतना निकलने पर इतना इतना बन रहा है, मतलब वो समतुल्य है। तो यहाँ पर 2 मोल ए निकल रहा है, यहाँ 4 मोल बी खर्च हो रहा है और 2 मोल ए खर्च हो रहा है, तो 3 मोल सी बन रहा है और 1 मोल डी बन रहा है। तो इसको हम बराबर लिखना चाहते हैं, तो इसको बराबर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, परिभाषा ये कहता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हमेशा बराबर होता है, उसी रेट से होता है। तो इसको हम बराबर लिखना चाहते हैं या बराबर लिखा जाना चाहिए, तो इसको बराबर हम तभी लिख सकते हैं जब इसके नीचे में 2 का गुणा करते हैं। ये 2 हमेशा लिखा हुआ नहीं रहता, वो तो 2 मोल निकल के आया और खर्च हो गया, हम उसको मैथमेटिकली यहाँ शो करना चाहते हैं। तो इस 2 को इसके नीचे में 2 का भाग देंगे, 4 को इसके नीचे में 4 का भाग, इसके नीचे में 3 का, इसके नीचे में 1 का। अब ये सभी एक दूसरे के बराबर हो गए, लेकिन ऊपर का ये 2 नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा जाता है, इसको आपको समझना है। 2 मोल जैसे ही वहां से खर्च होते हैं तो 3 मोल सी के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ समझिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ, यहाँ पर जो भी मोल्स होंगे उतनी संख्या, उतना नंबर को उसके नीचे में हमको भाग दे करके लिखना होता है, तब जाके एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इनका रेट क्या हो गया, अब बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो भी मोल्स देखोगे सीधा सीधा उसको
बटे में यहाँ पर आपको लिख देना है। अब मन में समझना है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है क्योंकि 2 मोल वहाँ से निकल रहा है और यहाँ से 4 मोल निकल रहा है, दोनों एक साथ एक ही रेट से निकल रहे हैं, तो दोनों को बराबर लिखने के लिए हमको यहाँ पर इसके 2 से भाग दे देंगे तो ये इक्वल हो गया और इसको 4 से भाग दे देंगे तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो ये भी 1 बन गया, मतलब सब समान हो गए। तो यहाँ जो भी मोल्स में यहाँ पर जो गुणांक होता है उस गुणांक को नीचे में लिखा जाता है, इसको आप लोग को समझ लेना है। तो ये हो गया किसी भी अभिक्रिया के दर को लिखने का तरीका। अभिकारकों के केस में हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं और उत्पाद के में हम धन चिन्ह लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है किसी भी अभिक्रिया के दर को दर्शाने का तरीका या दर को निकालने का तरीका। तो किसी एक के दर को हम निकालेंगे तो हमारा पूरे समीकरण का रेट पता चल जाएगा। तो इसमें से किसी एक का आंसर हमको मिल जाता है तो उस समीकरण का ही वो आंसर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा अभिक्रिया की दर की परिभाषा। इतने देर तक हमने उसका डेफिनेशन और फार्मूला देखा। अब हम इसकी देखते हैं यूनिट, इकाई क्या होता है। इकाई, दर की इकाई, दर की इकाई। तो दर की इकाई देखिए, ये तो फाइनाइट नंबर रहता है, जो भी होगा ये गुणांक को उससे मतलब नहीं है। ऊपर में क्या है हमारा सांद्रता, और सांद्रता को इसमें व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में, ठोस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर और नीचे में हमारा है समय। तो समय, जो समय की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ये मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, लेकिन एसआई में हमारा जो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। कुछ प्रश्नों में मिनट में दिया जाएगा तो आंसर आपका मिनट में आएगा। मोल पर लीटर पर मिनट लिखेंगे, मोल पर लीटर पर घंटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, या पर टाइम इसलिए लिख देते हैं। कई बार कुछ किताबों में मोल पर लीटर पर टाइम लिखा होता है। टाइम लिखा होने का मतलब होता है वो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। तो इसलिए मोल पर लीटर पर टाइम लिखो या मोल पर लीटर पर सेकेंड। और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, तो गैस में सांद्रता का मतलब होता है उसका पार्शियल प्रेशर। तो ये जो ऊपर में जो ए या बी, यदि ये गैस है, ये गैस है, जो गैस है या जो भी अभिकारक या उत्पाद गैस है, तो उसमें सांद्रता का मतलब होता है उसका आंशिक दाब। तो उसके लिए जो यूनिट हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऊपर में सांद्रता, मोल पर लीटर की जगह लिखेंगे वायुमंडलीय, एटीएम लिखा जाएगा। पार्शियल प्रेशर की एसआई मात्रक इकाई वायुमंडलीय पर सेकंड हो जाएगी, वायुमंडलीय पर सेकंड, ये देखिए। तो ठोस या द्रव पदार्थ अभिक्रियाओं के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाता है। गैस के लिए वायुमंडलीय पर टाइम या वायुमंडलीय सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाता है 2 यूनिट। तो 95% में यही यूज होगा हमारे पूरे चैप्टर में, क्योंकि गैसियस वाला बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। तो मोल पर लीटर पर सेकंड को याद रखना है, या मोल पर लीटर पर टाइम, ये हो जाता है इसकी यूनिट। तो हम लोग देख लिए इसका अभिक्रिया की दर की परिभाषा, देखिए कैसे व्यक्त करते हैं उसको देखिए, उसकी इकाई देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं दर के प्रकार। 2 प्रकार का दर होता है, एक होता है औसत दर और दूसरा होता है तात्क्षणिक दर। चलिए हम देख लेते हैं दोनों प्रकार के दर। तो औसत दर, अब हम देख लेंगे औसत दर, एवरेज रेट। ठीक है, तो औसत दर का अर्थ होता है जब टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा लेते हैं, मिनट में या घंटा में, जब हम टाइम डिफरेंस को देखते हैं, समय अंतराल को बढ़ा लेते हैं, तब उसमें हमको औसत दर मिलता है। जैसे आप कोई बहुत लंबे समय तक ट्रेन में सफ़र किए, 2000 किलोमीटर तक ट्रेन में आप सफ़र किए और उसको सफ़र करने में आपको 50 घंटा लगा, ये हो गया 50 घंटा।
तो हम पटा देते हैं, जिसको हमको मिल जाता है 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय वह 40 किलोमीटर की दर से ही चल रहा था। कुछ समय वो 60-70 में भी गया होगा, कुछ समय 20-10 में भी आया है, रुकते समय स्टेशन। लेकिन हम बोलते हैं कि औसतन यहाँ से वहाँ तक चलने में इसका औसत स्पीड जो रहा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। तो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है, हम इसमें घंटा में बोल रहे हैं, ये औसत होता है। और हम इसमें औसत के लिए डेल्टा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये औसत दर को दर्शाने का ही तरीका है, सूत्र है। औसत दर को निकालने के लिए डेल्टा चिन्ह लगाते हैं। तो अब दूसरा हो जाता है तात्क्षणिक या तात्कालिक, इसी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है जब टाइम ड्यूरेशन को हम बहुत ही छोटा ले रहे हैं, सेकेंड या सेकेंड के भीतर ले लेते हैं, अर्थात जो हमारा लिमिट है, टाइम लिमिट है, यदि वह डेल टी जो है यह कैसे हो, 0 की ओर अग्रसर हो, एकदम शून्य के बराबर हो, एकदम छोटा समय अंतराल ले लेते हैं, तब यही डेल ए बटे डेल टी में जब हम लिमिट को हम टेंस टू 0 कर देते हैं, शून्य को, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं डी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात, जब स्मॉल डी के रूप में हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा तात्क्षणिक दर। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम बोलेंगे कि भाई फ्रेश अभी इसी समय कितनी दर से चल रहा है, उसको निकालो, 5वें सेकंड में निकालो, 8वें सेकंड में निकालो, 20वें सेकंड में दर कितना है, एकदम उसी समय पर तात्क्षणिक बताओ, भाई बताओ, हमको ड्यूरेशन लंबा नहीं चाहिए, एकदम बहुत ही कम समय अंतराल में तुरंत उसका रेट क्या है, यदि ये जानना चाहें तो उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक दर। तो बस ये दोनों में फर्क ये होता है कि हम इसको डेल्टा की जगह में डी लिख देते हैं, डी सेम वही रहेगा, ये ऋण चिन्ह आ जाएगा, डी ए बटे डी टी, डी बी बटे ये लिखा जाएगा हमारा डी टी, और ये लिखा जाएगा डी सी बटे डी टी और डी डी बटे डी टी। तो जब हम स्मॉल डी में लिखते हैं तो वो तात्क्षणिक दर की बात होती है, और डेल्टा लिखा जाता है तो औसत दर की बात होती है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा रहता है उसमें। तो पूरे चैप्टर में हम लोग तात्क्षणिक दर की बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो पूरे चैप्टर जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर बात किया जाता है, इसलिए आपको हमेशा डी ए बटे डी टी या डी एक्स बटे डी टी के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इस औसत दर और तात्क्षणिक दर को हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा घटता है, उसके लिए ग्राफ कैसे बन सकता है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ता है, उसके लिए हमको ग्राफ क्या मिलेगा। ये देखिए, यदि हम अभिकारक की सांद्रता लेते हैं और समय में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। ऐसा समय के साथ इसका सांद्रता हमेशा घटता जाएगा और एक समय में इस तरह से हमको मिलता है। और यदि हम उत्पाद की सांद्रता के साथ में समय की ग्राफ खींचें, उत्पाद की और समय, तो उत्पाद की सांद्रता क्रमशः बढ़ते जाएगा, जिस दर से यह घटेगा उसी दर से यह बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिलता है। ऐसा एक निश्चित समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्यावस्था आ जाता है। कोई भी अभिक्रिया 100% पूर्ण नहीं होता है, 95, 96, 99% तक हो जाएगा, लेकिन वह लास्ट में वो साम्यावस्था स्थिर हो जाता है। इसलिए इसको हम इसमें टच नहीं कराते हैं। इसमें भी ये सांद्रता पूरी तरह से 0 नहीं होगा, ये पूरी तरह से सांद्रता बढ़ के 100% अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगा। तो निश्चित समय के बाद हमको स्थिरांक मिलता है,
तो ये उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता घटता है। तो यदि हम औसत दर और ताक्षणिक दर का ग्राफ बनाना चाहें, देखिए औसत दर के लिए यदि हम ग्राफ बनाएं तो अभिकारक के लिए औसत दर कैसे निकाला जा सकता है, उत्पाद के लिए औसत दर निकालें तो देखिए इस तरह से निकाला जाता है। ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट ले लिए हम लोग, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ले लेते हैं। ये वाले के लिए औसत दर यदि निकालेंगे तो इसको कैसे निकाला जाएगा, औसत दर में टाइम ड्यूरेशन बड़ा लिया जाता है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई T1 ले लिए और यहाँ पर हम लोग ले लिए कोई T2। तो इस T1 पर इसकी सांद्रता कितना था, ये इसकी सांद्रता मान लेते हैं C1 और T2 पर इसकी सांद्रता कितनी है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं C2। तो देखिए इस टाइम ड्यूरेशन में इतने में सांद्रता में क्या परिवर्तन आया, तो ये होता है हमारा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा आ जाता है डेल्टा R बटे डेल T। R मतलब रिएक्टेंट जो भी होगा अभिकारक, तो अभिकारक की औसत सांद्रता निकालना है तो देखो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 समय अंतराल पर C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। यहाँ से हम निकालेंगे यदि ग्राफ के माध्यम से, यदि ग्राफ के माध्यम से इसको समझना चाहें तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर T2 समय में सांद्रता कम है, इसका वैल्यू कम है, 0 से 5, 10, 15, 20, 25 करेंगे तो यहाँ पर 5, 10 है और यहाँ पर 25 है, तो 10 ऋण 25 कर रहे हैं, यहाँ पर 10 ऋण 25, तो ये वैल्यू ऋणात्मक आएगा। लेकिन रेट कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम इसमें एक बाहर में एक ऋण चिन्ह लगा देते हैं ताकि यहाँ पर जो 10 ऋण 25 है वो धन बन जाए। तो ये हो जाता है हमारे ग्राफ के माध्यम से औसत दर निकालने का फार्मूला, इस तरीके से निकालते हैं। और प्रोडक्ट के लिए यदि आप लिखना चाहेंगे तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, समय इधर है और इधर हमारा मान लो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर ये अभिकारक थे, ये उत्पाद है प्रोडक्ट। तो इसके लिए यदि हम औसत दर निकालेंगे तो इसमें भी दो लंबा टाइम पीरियड ले लेंगे, T1 और मान लो T2। तो इस T1 पर इसको देखेंगे, T1 पर इसकी सांद्रता कितनी है, इतनी, और T2 पर इसकी सांद्रता कितनी है, इतनी। तो यहाँ पर ही हमको मिलेगा ये डिफरेंस हमारा कहलाएगा डेल P प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे ये C2 माइनस C1 में हमारा क्या था डेल R, और ये हमारा क्या कहलाएगा डेल T, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमारा डेल T हो जाएगा और ये डिफरेंस हमारा डेल P हो जाएगा। इसको यदि हम T1 के सापेक्ष सांद्रता C1 लिखें, T2 के सापेक्ष सांद्रता मान लो C2 लिखें, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है डेल P प्रोडक्ट में जो भी रहेगा बटे डेल T बराबर हम लोग क्या लिखेंगे C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। तो C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। तो चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से सांद्रता बढ़ते 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 यहाँ कम था, उसके बाद यहाँ ज़्यादा हुआ है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो अधिक में से कम को घटा रहे हैं, इसलिए इसका जो मान है वो धनात्मक आएगा ऑलरेडी, इसलिए इसमें हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है और रेट हमको धन ही होना चाहिए। तो ये हो जाता है औसत दर निकालने का सूत्र या तरीका ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ के माध्यम से यदि हम औसत दर निकालना चाहें, निकालने के लिए बोला जाए तो अभिकारकों के लिए औसत दर इस सूत्र से निकालेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच के टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे और यहाँ के बीच की सांद्रता का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये बटा ये, और उत्पाद के लिए वही हो जाएगा, बस फर्क आ जाएगा चिन्ह में और ग्राफ में।
अब ताक्षणिक दर निकालना है तो क्या करेंगे? ताक्षणिक दर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको हम मिटा देते हैं। ग्राफ से यदि हम ताक्षणिक दर निकालना चाहें तो कैसा होगा? ताक्षणिक दर, ताक्षणिक दर में देखिए ये जो अभिकारक रिएक्टेंट और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ताक्षणिक दर में हमको ग्राफ इस तरह से मिला हुआ रहेगा। लेकिन ताक्षणिक दर कहने का मतलब है किसी एग्जैक्ट सेकेंड टाइम पर, 10वें सेकेंड में, 15वें सेकेंड में, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, मान लो इसको हम लिख देते हैं T5, ये सेकेंड में रहेगा और ये जो है मिनट या घंटा में रहता है, मिनट या घंटा में रहेगा, ये सब मिनट या घंटा में। ताक्षणिक में सेकंड में रहेगा। तो एक निश्चित इस सेकंड पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर उसका रेट कितना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको स्पर्श करते हुए एक सरल रेखा खींचा जाता है। ऐसा इस तरह से एक सरल रेखा हम खींचेंगे और सरल रेखा खींचने पर यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस आता है, यहाँ से ये हमारा हो जाता है dx। सांद्रता के लिए यदि x लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx बटे यहाँ से यहाँ तक की समय को हम लोग बोलेंगे dt। तो ये हमारा स्लोप कहलाता है, ये हमारा स्लोप कहलाता है, स्पर्श रेखा का स्लोप होता है, ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। और यह ढाल कई बार हमको कोण के माध्यम से भी दिया जाता है, तो tan थीटा से निकालते हैं, tan थीटा बराबर dx बटे dt। ठीक है, ये क्या कहलाती है, यदि हम इसको संपूर्ण त्रिभुज ले लें, ये थीटा है तो ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार से ही तो हमको दर मिल रहा है, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो tan थीटा से इसको निकालते हैं। हालांकि यहाँ थीटा का मान इस कोण को न रख करके इसको रखा जाता है, ये मैथमेटिक्स का नियम है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये यहाँ वाले एंगल को लिखते हैं, इसके बदले में इसको 180 में घटा करके लिखा जाता है। तो ताक्षणिक दर के इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हैं और कोई भी टाइम यहाँ के लिए बोले, यहाँ के लिए बोले, यहाँ के लिए बोले, तो ये इस तरह से आएगा और उसकी ढाल से हम उसका दर निकाल देते हैं। ये है रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए रहेगा तो ताक्षणिक दर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे टाइम, इसका ग्राफ हमको कुछ इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पूछेगा या कोई भी टाइम पूछे तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा खींचने के बाद इसको हम इस तरह से एक त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ से बनाते हुए देखेंगे और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये वाला यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी उसका लंब कहलाएगा, ये हमारा कोण बन गया थीटा। ये लंबाई बराबर है, ये हो जाएगा डेल एक्स और यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा डेल टी। तो चूंकि ये स्लोप नीचे की ओर आता है, अभिकारक का स्लोप हमेशा नीचे की ओर आता है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह होता है और ये स्लोप हमेशा ऊपर की ओर जाता है। ये स्लोप इस तरह से बनेगा, जैसे हम एरो चिन्ह लगाएं तो ऐसा जाएगा और ये इस तरह से नीचे की ओर जाएगा। ये ढाल जो होता है वही tan थीटा से ही मिलेगा हमको, dx बटे dt और यह धनात्मक रहेगा। तो ताक्षणिक दर के लिए किसी पर्टिकुलर निश्चित समय जो सेकंड में, उस सेकंड में उस समय पर उसकी रेट कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ से यदि समझ रहे हैं तो वहाँ इसको स्पर्श करते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे, उससे हमको एक संपूर्ण त्रिभुज मिलेगा। dx बटे dt जो दर है यह यहाँ tan थीटा से निकाला जाएगा और इसी तरह से ये प्रोडक्ट के लिए भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे और tan थीटा से dx बटे dt निकालते हैं। ये ऋणात्मक रहेगा, स्लोप नीचे की ओर है, ये धनात्मक रहेगा, स्लोप ऊपर की ओर है। और ऋण धन कैसे होता है वो आपको बताया जा चुका है। तो इस तरह से औसत दर निकालने के लिए हम कोई दो बिंदु लेकर के निकालते हैं और ताक्षणिक दर के लिए ये होता है, ये हो जाता है हमारा ग्राफीय निरूपण। औसत दर के लिए ऐसा होगा और इस तरह से उसके दर का मान निकालेंगे और ताक्षणिक दर के लिए इस तरह से निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक प्रश्न है,
ये रिएक्शन है अमोनिया बनने का बहुत ही फेमस रिएक्शन। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो इस अमोनिया बनने की प्रक्रिया में बनते समय दिया गया है कि नाइट्रोजन गैस 5 मोल प्रति मिनट की दर से लुप्त हो रहा है या खर्च होने का रेट दे दिया है 5 मोल पर मिनट। ये औसत दर मिलेगा मिनट में तथा कुल आयतन 1 लीटर है, पर लीटर में बात हो रहा है। तो निम्न की गणना करना है, अभिक्रिया का दर बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन, अमोनिया बनने का दर बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस दिखाई देने लग रहा है कितना अमोनिया बन रहा है, और हाइड्रोजन के घटने का दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हम निकालेंगे सबसे पहला, देखिए नंबर 1 निकालेंगे अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर हमको निकालना है। तो दर की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, किसी एक से हम निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा डेल N2 बटे डेल्टा T ऋणात्मक साइन के साथ में, या तो ये निकाल लें हमको तो भी हमको दर मिल जाएगा, या हम निकाल सकते हैं ये 1/3 ऋण चिन्ह के साथ में डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, या हम तीसरा काम कर सकते हैं 1/2 धनात्मक चिन्ह के साथ डेल्टा अमोनिया के बनने का दर। इसमें से किसी एक का मान यदि हम निकाल लेते हैं तो वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है। तो क्या निकाला जा सकता है इसमें, देखिए इसमें दे दिया है हमको नाइट्रोजन गैस के रेट को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है N2 प्रति मिनट दे दिया है, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ROR हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में 5 मोल पर लीटर बटे समय दे दिया है प्रति मिनट, 1 मिनट। इसको हम क्या कर देते हैं, सेकंड में बदल देते हैं, -5/16 तो कर जाएगा 5 12 हो जाएगा, ऋण 1/12 मोल प्रति सेकंड हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। नाइट्रोजन की ये दी हुई वैल्यू से हम इसको निकाल लिए। अब दूसरा निकाले अमोनिया बनने का दर, नंबर बी, अमोनिया बनने का दर ROE, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया बनने का दर का मतलब क्या है, यही है, अमोनिया बनने का दर यही है, अर्थात 1/2 NH3 बटे डेल्टा R, और बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर ये लिखा जाएगा ROR, भाई वो तो परिभाषा ही कहता है अभिकारकों के खर्च होने का दर या उत्पाद के बनने का दर, इसका बनने का दर ही अभिक्रिया का दर है। अभिकारकों के खर्च होने का या गायब होने का रेट लिखो, चाहे उत्पाद के बनने का दर लिखो, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये बराबर हम ये लिख सकते हैं, और यही अभिक्रिया अमोनिया के बनने का दर भी यही है। तो ये हम निकाल चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऋण 1/12 हो चुका है। तो इस 2 को गुणा उधर हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बराबर 2 को गुणा हो जाएगा 2 गुणित ROR, लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणित कितना है, ऋण 1/12, तो कट जाएगा 6 में, तो ऋण 1/6 मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही हमको मिल गया, ऋण 1/6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा ये होगा। और सी इसी तरह से निकलेगा, हाइड्रोजन के घटने का दर ROD ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का घटने का दर ये है,
ये बराबर ये, ठीक, ऋण 1/3 बराबर ROR। तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ROR का मान कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऋण 1/12 मोल पर सेकेंड। तो यहाँ का ऋण चिन्ह इधर या इधर कहीं भी एक जगह लिखना है, क्योंकि ये अभिकारक के लिए हो रहा है तो ऋणात्मक दिखना चाहिए और उत्पाद के लिए है तो धनात्मक, इसलिए इसको हम धन, तो हो जाएगा 3 गुणित ऋण 1/12 ये वाला, तो 3 चौक 12, तो हमको मिल जाता है ऋण 1/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये अमोनिया के केस में इसको हम धन लिखेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह को लिखना नहीं है, ये ऋण चिन्ह इधर के ऋण चिन्ह के साथ में ये प्लस बन गया समझ लो, या चूंकि यह एक उत्पाद है इसलिए वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन वैसे भी धनात्मक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल्स हल होता है, और ग्राफ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपको अभ्यास करा दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो और प्रैक्टिस करिए और अच्छा से सीखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे इसके दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।